बेटा दिखाई दे रहा है? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है आप लोगों को? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस मैम। ठीक है, तो आज का टॉपिक है डायफ्राम। ठीक है, तो आज हम डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि डायफ्राम कहाँ होता है, डायफ्राम हमारे अब्डोमेन या ये कह लो कि डायफ्राम ऐसा एक एरिया है जो हमारे थोरेसिक और अब्डोमेन पार्ट को क्या करता है, डिवाइड करता है, मतलब डिफरेंशिएट करता है थोरेसिक एरिया और अब्डोमिनल एरिया को डिफरेंशिएट करता है। तो जो हमारे डायफ्राम है वो हमारे थोरेसिक एरिया का लोअर एरिया होता है जहां पर हमारा हार्ट होता है। ठीक है, तो आज हम डायफ्राम के बारे में बात करेंगे। डायफ्राम होता क्या है? तो सबसे पहले ए डोन शेप मस्कुलो फाइबर सेप्टम, मतलब ये जो हमारा जो डायफ्राम है वो एक मस्कुलो फाइब्रस सेप्टम की तरह काम करता है, मतलब वो हमारे थोरेसिक और अब्डोमेन को क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है। तो ये क्या है, एक सेप्टम ही है। तो ये जो हमारा डायफ्राम है ये डोम शेप का होता है, मस्कुलर फाइबर का मस्कुलर फाइब्रस सेप्टम होता है जो हमारे थोरेसिक और पेरिटोनियल कैविटी को डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है डायफ्राम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम का रोल कहाँ है, रेस्पिरेशन में ना, इंसर्शन और एक्सर्शन में, मतलब इनहेलन और एक्सहेल में हमारे क्या करता है, ये डायफ्राम इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारा डायफ्राम है वो हमारे रेस्पिरेटरी साइकिल में या रेस्पिरेशन में इसका सबसे ज्यादा रोल होता है। ठीक है, इट इज डोम शेप, जो हमारा डायफ्राम है ये डोम शेप का होता है, कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट, और इसमें क्या होता है, पेरिफेरल मस्कुलर पार्ट प्रेजेंट होता है, विच अराइज फ्रॉम मार्जिन ऑफ थोरेसिक ओपनिंग, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, थोरेसिक ओपनिंग एरिया से, जो मार्जिन होता है, जो थोरेसिक एरिया का जो ओपनिंग मार्जिन होता है वहां से ये अराइज होता है, एंड सेंट्री प्लेस टेंडन, और ये क्या है, और बीच में ही ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो इसमें है, अब बात करते हैं ओरिजिन ऑफ डायफ्राम की। जो डायफ्राम है उस मतलब वो ओरिजिन का मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा डायफ्राम है उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ठीक है, तो अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ डायफ्राम। ठीक है, origin of diaphragm can be divided into 3 parts, तो हमने origin of diaphragm को 3 parts में डिवाइड कर रखा है। नंबर 1 है ए एक्सटर्नल पार्ट, नंबर 2 है ए कोस्टल पार्ट, नंबर 3 है ए वर्टिब्रल पार्ट। ठीक है, तो हमने डायफ्राम को 3 पार्ट में डिवाइड करके एक्सटर्नल, कोस्टल और वर्टिब्रल पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। तो अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल पार्ट की। तो ए एक्सटर्नल पार्ट अराइजेस फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिफॉइड प्रोसेस, मतलब पोस्टीरियर सरफेस जो हमारे सिफॉइड प्रोसेस, जो हमारे स्टर्नम होता है, स्टर्नम का जो सबसे लोअर एरिया सिफॉइड प्रोसेस होता है, सिफॉइड प्रोसेस के पीछे का जो सरफेस है वहां से वो हमारे डायफ्राम की स्टार्टिंग होती है, इसलिए हमने इसका नाम दिया है एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, तो हमारा जो डायफ्राम का जो ओरिजिन है वो एक्सटर्नल पार्ट से होता है, मतलब एक्सटर्नल के सिफॉइड प्रोसेस के पोस्टीरियर सरफेस से डायफ्राम की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा कोस्टल पार्ट। ठीक है, अब ये कोस्टल पार्ट क्या है, अराइजेस फ्रॉम डीप सरफेस ऑफ लोअर 6 रिब, जो हमारे जो रिब्स है 6, जो लोअर से 6 रिब्स होती हैं, और जो उनके कोस्टल कार्टिलेज होती है वहां से वो क्या करते हैं, अराइज। जो कोस्टल पार्ट हमारे डायफ्राम का जो कोस्टल पार्ट है जो कहाँ से स्टार्ट होगा, लोअर 6 रिब और देयर कोस्टल कार्टिलेज से स्टार्टिंग होगी, तो वो हमारे डायफ्राम स्टार्टिंग होगा कोस्टल पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिब्रल पार्ट, जो हमारे डायफ्राम का जो वर्टिब्रल पार्ट है वो कहाँ से अराइज होगा, अराइजिंग बाय वर्टिकल कॉलम्स या क्लोरिन या एंड फ्रॉम द आर्क्यूट लिगामेंट, जो हमारा वर्टिब्रल पार्ट है वो वर्टिकल कॉलम होगा या एंड फ्रॉम द आर्कुलेट लिगामेंट से स्टार्ट होगा। तो इस हिसाब से जो हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम को हमने
तीन पार्ट में डिवाइड, उसका ऑरिजिन मतलब कि डायफ्राम एक ही साइड से ऑरिजिन नहीं होता, वो एक्सटर्नल पार्ट से भी ऑरिजिन होता है, मतलब उसकी उत्पत्ति होती है, कोस्टल पार्ट से भी होती है और वर्टिब्रल पार्ट से भी उसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इतना समझ में आया? मेरे समझ में आया सबको? अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट है द राइट क्रूज। जो हमारा जो राइट क्रूज है अराइजिंग फ्रॉम बॉडी ऑफ फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्रा, जो हमारा डायफ्राम का जो राइट क्रूज है वो हम स्टार्ट होता है फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है, और कहाँ से, और इंटर वर्टिब्रल डिस्क से भी स्टार्ट होता है। नेक्स्ट आता है लेफ्ट क्रूज। तो ये जो हम डायफ्राम का जो लेफ्ट क्रूज है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, बॉडीज ऑफ फर्स्ट टू लंबर वर्टिब्रा। यहाँ जो लेफ्ट क्रूज है वो फर्स्ट दो जो आगे की जो दो लंबर वर्टिब्रा होते हैं वहां से स्टार्ट होता है और साथ साथ इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ, और लेकिन जो राइट वाला है वो फर्स्ट थ्री लंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मीडियल बॉर्डर ऑफ टू क्यूरा आर कनेक्टेड बाय मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। जो हमारे जो राइट क्रूज और लेफ्ट क्रूज है ये एक दूसरे से किससे कनेक्ट है, ये मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट से ये आपस में कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट। ये क्या है, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द साइड ऑफ बॉडी ऑफ सेकेंडरी लंबर वर्टिब्रा। मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेकेंडरी लंबर वर्टिब्रा यहाँ से वो कहते हैं एक्सटेंड आगे की तरफ बढ़ता है और कहाँ जाता है, द टिप ऑफ ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लंबर, और वो हमारे जो लंबर वर्टिब्रा फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा का जो टिप होती है वहां तक वो जाता है। मतलब सेकेंडरी लंबर वर्टिब्रा से स्टार्ट होकर वो हमारे फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा तक जाता है। अब बात करते हैं लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, जो कहाँ से एक्सटेंड होता है, वो स्टैंड होता है हमारे ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा। वो हमारे फर्स्ट वर्टिब्रा जो लंबर वर्टिब्रा की जो टिप है वहां से स्टार्ट होकर लोअर बॉर्डर ऑफ 12th रिब तक जाती है। तो ये हमारे लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट्स हैं। ठीक है, समझ में आया? बोलो, इतना समझ में आया? यस मैम। अब ये देखो, ये हमारा डायफ्राम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर हम डायफ्राम को देखें तो देखो यहाँ पे आपको सबसे ऊपर की तरफ सिफॉइड प्रोसेस दिख रहा है ना बेटा, आप लोगों को देखो यस मैम। देखो सिफॉइड प्रोसेस दिख रहा है। ठीक है, यस मैम। कार्टिलेज दिख रही है आपको, ये ऊपर की जो बाउंड्री हो रही है इस पे देखो, इसके अंदर लिखा है कोस्टल कार्टिलेज, दिख रहा है सबको? यस मैम दिख रहा है। हाँ, तो ये क्या है, ये हमारा डायफ्राम का स्ट्रक्चर्स है। अब बात करते हैं ओपनिंग इन द डायफ्राम। ठीक है, तो इसमें है कौन कौन सी ओपनिंग होती है डायफ्राम में। तो सबसे पहले हमारा ओर्टिक ओपनिंग, ओटा की ओपनिंग है, नॉर्मल बात है, नाम से पता चल रहा है ओर्टिक ओपनिंग। तो क्या है, लाई एंटीरियर टू द बॉडी ऑफ, मतलब जो ओटा ओपनिंग होती है वो कहाँ है, एंटीरियर जो बॉडी का आगे वाला पार्ट है उस साइड होगी ऑफ द 12th thoracic vertebra बिटवीन क्रूरा, मतलब क्रूरा के बीच में जो 12th हमारा थोरैसिक वर्टिब्रा है एंटीरियर साइड में ऑर्टिक ओपनिंग होगी। इट ट्रांसमिट, और जिससे क्या ट्रांसमिट होगा, ऑर्टा, थोरैसिक डक्ट एंड जाइगस वेन। ठीक है, तो ऑर्टिक ओपनिंग से हमारा ऑर्टा, थोरैसिक डक्ट और जाइगस वेन ट्रांसमिट होती है। अब बात करते हैं ईसोफेगियल ओपनिंग। ईसोफेगियल नाम से पता चला ईसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगियल ओपनिंग जो क्या है, लाई एट द लेवल ऑफ 12th thoracic vertebra, जो कहाँ जाती है, 12th thoracic vertebra की तरफ जाती है। इन्हें स्लिंग ऑफ मसल फाइबर ड्राइव फ्रॉम द राइट फुट, जो राइट फुट से ड्राइव होती है। ठीक है, एक ट्रांसमिट, इसके थ्रू क्या क्या ट्रांसमिट होता है, esophagus, right and left vagus nerve, esophageal branches of left gastric vessels, lymphatic
from the lower third of the esophagus. तो esophageal opening जो है वो 12 thoracic वर्टिब्रा से है, ठीक है, और ये हमारे इन पार्ट्स को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। नेक्स्ट है हमारा द कवल ओपनिंग, ठीक है, तो जो कवल ओपनिंग है, ठीक है, लाई एट द कवल ओपनिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, लाई एट द लेवल ऑफ 8 thoracic vertebrae, ये हमारे thoracic जो 8 thoracic vertebrae वहां पे प्रेजेंट होती है इन द सेंट्रल टेंडन, और जो क्या किसको ट्रांसमिट करती है, inferior vena cava and terminal branches of right phrenic nerve को ट्रांसमिट करती है। समझ में आया बेटा, समझ में आया सबको? अब बात करते हैं, नेक्स्ट है ओपनिंग इन द डायफ्राम, कि डायफ्राम में कितनी ओपनिंग है। सिंपैथेटिक प्लेंचिनिक नर्व वर्सेस द क्रूरल, जो क्रूरल एरिया वहां पे सिंपैथेटिक प्लेंचिक नर्व होंगी। उसके बाद सिंपैथेटिक ट्रंक पास पोस्टीरियर टू मिडल आर्कुएट लिगामेंट ऑन ईच साइड, जो हमारे सिंपैथेटिक ट्रंक है वो पीछे की साइड से मिडल आर्कुएट लिगामेंट की तरफ दोनों साइड में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स पास बिटवीन, जो सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स होंगे वो पास होंगे इनके बीच में स्टर्नल और कोस्टल ऑरिजिन के बीच में पास होंगी ऑफ द डायफ्राम ऑन ईच साइड, दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है। अब बात नेक्स्ट इसमें, ऑन ईच साइड ऑफ डायफ्राम देयर आर स्मॉल एरिया, मतलब दोनों साइड क्या है, देयर आर स्मॉल एरिया, छोटे छोटे एरियाज हैं जहाँ पे क्या होती है, मसल फाइबर आर रिप्लेस बाय ऑरल टिश्यू, जो वहाँ पे ये फाइबर होंगी वो ऑरल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये मतलब रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आता है हमारा बिटवीन स्टर्नल एंड कोस्टल पार्ट, मतलब स्टर्नल और कोस्टल पार्ट से क्या होगा, जब स्टर्नल कोस्टल के बीच का क्या होगा, the superior epigastric branches of internal thoracic artery and some lymph vessels from abdominal wall and convex surface of the liver, मतलब कहने का मतलब है जो स्टर्नम और कोस्टल पार्ट है उसके बीच में कौन कौन सी चीजें पास होंगी, तो इसमें हमारे सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक ब्रांचेस हैं ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी होंगी, लिम्फ वेसल्स होंगे, ठीक है, जो हमारे क्या करें एब्डोमिनल वॉल से लीवर की तरफ जाएंगे। अब बात होती है हमारे कोस्टल पार्ट की, बिटवीन द कोस्टल पार्ट एंड फाइबर, मतलब कोस्टल पार्ट और फाइबर के बीच में क्या होगा, द स्प्रिंग फ्रॉम, ये कहाँ फैलेंगी, फ्रॉम द लेटरल आर्कुएट लिगामेंट, जो हमारे कोस्टल पार्ट है और जो हमारे लेटरल आर्कुएट लिगामेंट के बीच में से क्या होंगी, पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ किडनी, जो हमारे किडनी का पोस्टीरियर पीछे और ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या होगी, वो ना is separated from pleura only by oral tissue, और जो हमारे किडनी का जो पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस होगा वो हमारे प्लूरा से क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा विद द ऑरल टिश्यू के थ्रू, ठीक है, तो उसके थ्रू वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। अब बात आता है वस्कुलर सप्लाई, ठीक है, वस्कुलर सप्लाई में आता है हमारे द लोअर 5 इंटरकोस्टल एंड सबकोस्टल आर्टरी सप्लाई द कोस्टल मार्जिन ऑफ डायफ्राम, जो हमारी लोअर 5 इंटरकोस्टल और सबकोस्टल आर्टरी होंगी वो हमारे डायफ्राम के कोस्टल मार्जिन को ब्लड सप्लाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें फ्रेनिक आर्टरी सप्लाई मेन सेंट्रल पोर्शन ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम का जो मेन सेंट्रल पोर्शन है उसको फ्रेनिक आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेनिक वेन, तो हमारे फ्रेनिक वेन में क्या है, एक राइट फ्रेनिक वेन है और एक लेफ्ट फ्रेनिक वेन, तो जो राइट फ्रेनिक वेन है वो क्या है, एंड इन द इंफीरियर वेना कावा, वो कहाँ खत्म होती है, इंफीरियर वेना कावा में खत्म होती है, लेकिन जो हमारी लेफ्ट फ्रेनिक वेन है इज ऑफ्टन डबल, ये कहाँ वो डबल हो जाती है, वन ब्रांचेस एंड इन लेफ्ट रीनल, एक जो ब्रांचेस होगी वो हमारे लेफ्ट रीनल मतलब किडनी की साइड जाएगी, और जो दूसरा है वो अदर पास एंटीरियर टू द इसोफेगियल ओपनिंग, और जो दूसरी है वो हमारी इसोफेगियल की जो एंटीरियर ओपनिंग है वहां पे जाकर ज्वाइन होंगी टू ज्वाइन द इंफीरियर वेना कावा से ज्वाइन होगी, ये हमारे वस्कुलर सप्लाई है, ठीक है।
अब बात करते हैं हम एम्ब्रियोलॉजिक नोट्स, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिक मतलब कहाँ से डायफ्राम की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है लिखा है, डायफ्राम इज फॉर्म फ्रॉम फॉलोइंग स्ट्रक्चर। डायफ्राम है ये फॉलोइंग स्ट्रक्चर से फॉर्म बना हुआ है। इसमें है हमारा सेप्टम ट्रांसवर्सम, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले हमारा सेप्टम ट्रांसवर्जन विच फॉर्म मसल एंड सेंट्रल टेंडन। जो सेप्टम ट्रांसवर्जन है ये हमारे डायफ्राम का मसल्स को बनाएगा और साथ साथ सेंट्रल टेंडन को फॉर्म करेगा। नेक्स्ट है हमारा द टू फ्लूरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। जो हमारे जो नेक्स्ट है टू फ्लूरोपोरिटेन पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, वो क्या करे, विच आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल पेरिफेरल एरिया। मतलब जो टू हमारी फ्लोरो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो पेरिफेरल एरिया के रिस्पॉन्सिबल होगी, किस लिए, डायफ्रामिक फ्लोरा एंड पेरिटोनियम को एरिया, जो हमारे डायफ्रामिक फ्लोरा और पेरिटोनियम है उसको मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, जो उसको ऊपर से और लोअर सरफेस से क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। ये कह सकते हैं डायफ्राम की जो डायफ्रामिक फ्लोरा पेरिटोनियम है जो हमारे जो क्या करते हैं उसके ऊपर उसको प्रॉपर क्या करती है, कवर करने का काम कौन करती है, हमारी फ्लोरो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा डोर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस। तो क्या डोर्सल मेसेंट्री ऑफ इसोफेगस क्या है, फ्रॉम विच द क्रूरा डेवलप, ये क्रूरा डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे सेप्टम ट्रांसवर्जन। तो क्या है, इसी मास और मेसोडम। जो हमारा सेप्टम ट्रांसवर्जन है ये मेसोडम का एक मास है जो क्या करता है, जो क्या करता है, फॉर्म द नेक by fusion of mitotom of the third, fourth and fifth cervical segment को वो फॉर्म करता है, ठीक है। with the descent of heart from neck to the thorax। जो हमारा मतलब जो डायफ्राम है जो कहाँ से जा रहा है, जो हार्ट से नेक की तरफ, मतलब जो क्या है, डिसेंड ऑफ द हार्ट फ्रॉम, जो नेक से थोरैक्स की तरफ जाता है, जिससे क्या होता है, सेप्टम इज पुश्ड ब्रॉडली, जिससे सेप्टम पुश किसको करता है, एंड फुल इट्स नर्व सप्लाई, और जिससे ये अपनी सप्लाई को क्या करता है, पकड़ के रखता है, जिसमें ये अपनी सप्लाई को पकड़ के रखेगा। इट्स मोटर नर्व सप्लाई इज डिराइव, और इसकी जो मोटर नर्व सप्लाई है वो किसके थ्रू होती है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सर्वाइकल नर्व के थ्रू होती है। Next है central pleura on upper surface of diaphragm and peritoneum on lower surface। मतलब कहने का मतलब जो डायफ्राम का जो अपर सरफेस है वो है सेंट्रल प्लूरा, और जो लोअर है पेरिटोनियम ऑन द लोअर सरफेस जो डायफ्राम के में प्रेजेंट होता है। आल्सो फॉर्म फ्रॉम, ये किससे बनते, फ्रॉम सेप्टम ट्रांसवर्स। ये दोनों किससे बनते, सेंट्रल प्लूरा और पेरिटोनियम जो डायफ्राम में प्रेजेंट होती है सेप्टम ट्रांसवर्स के थ्रू बनते हैं। विच एक्सप्लेन सेंसरी इनर्वेशन फ्रॉम फ्रेनिक नर्व। और ये एक्सप्लेन किसको करते हैं, सेंसरी इनर्वेशन से को एक्सप्लेन करते हैं जो फ्रेनिक नर्व के थ्रू मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है सेंसरी इनर्वेशन ऑफ पेरिफेरल पार्ट ऑफ प्लूरा एंड पेरिटोनियम कवरिंग पेरिनल एरिया ऑफ अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ डायफ्राम इज फ्रॉम लोअर से थोरेसिक नर्व। तो कहने का मतलब है जो हमारी सेंसरी इनर्वेशन है वो पेरिफेरल प्लूरा हो ये पेरिटोनियम है, उसकी जो कवरिंग पेरिफेरल एरिया से होती है, डायफ्राम की जो ऊपर और अपर और लोअर सरफेस से होती है, वो कहाँ से होती है, सिक्स थोरेसिक नर्व के थ्रू होती है। अब बात आता है अप्लाइड एनाटॉमी, ठीक है। अप्लाइड एनाटॉमी में हमारा आता है हिकअप। सबसे पहले हिकअप, ठीक है। हिकअप पे क्या है, इसमें है इनवॉलेंट्री स्पेसिमोइडिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या, इनवॉलेंट्री स्पेसिमोइडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम accompanied by approximation of vocal fold and closure of glottis of the larynx। इसमें क्या, हिकअप। तो क्या है, जैसे हमें हिचकी आती है ना, हिचकी क्या है, हमारी वॉलेंट्री एक्शन, ये इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री हमारी अकॉर्डिंग नहीं काम करती है। तो हिकअप में क्या होता है, इसमें क्या है, इनवॉलेंट्री स्पैज्म कॉन्ट्रैक्शन होता है डायफ्राम से, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो वोकल होती है ना, वोकल कॉर्ड होती है वो फोल्ड हो जाती है, और जिसकी वजह से जो हमारे लैरिंग्स में जो ग्लोटिस होती है ना, एपिग्लोटिस, वो भी बंद हो जाते हैं, तो हमें हिकअप हिचकी आती है। नॉर्मल इंडिविजुअल एंड अकर आफ्टर ईटिंग।
नॉर्मल लोगों में ये कब होता है, जब वो कुछ खा रहे हो या पी रहे हो, तो उसकी वजह से वेगस नर्व एंडिंग में इरिटेशन हो जाती है खाने पीने के बाद, जिसकी वजह से पर्सन को हिचकियां आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिजीज सच है प्लूराइसिस, पेरिटोनाइटिस, पेरिकार्डाइटिस और उरेमिया। और इसकी वजह से मतलब पेरिटोनाइटिस और पेरिकार्डाइटिस और उरेमिया डिजीज होती है। नेक्स्ट है हमारा पैरालाइसिस ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का पैरालाइसिस है, जिसमें क्या होता है, क्रशिंग या सेक्शनिंग और फ्रेनिक नर्व, जो हमारी पेरिफेरिक नर्व, जो फ्रेनिक नर्व है, या तो क्रश हो जाए या उसमें कुछ कट जाए इन द नेक, मतलब नेक की साइड उनकी कट जाए, तो जिससे क्या होगा, ड्यूरिंग नेक डायसेक्शन पैरालाइसिस ऑफ एपिसीलेटल क्यूपुला, जिसकी वजह से जो इस एपिसीलेटल क्यूपुला है वो पैरालाइज हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन फॉर्म ऑफ लव, और इसका मतलब किसमें यूज किया, लंग ट्यूबरक्लोसिस में ट्रीटमेंट किया जाता है व्हेन फिजिशियन विश टू रैश द लोअर लोब ऑफ लंग्स ऑन वन साइड। और जब फिजिशियन चाहता है कि लंग्स का जो लोअर लोब है वो रेस्ट में आ जाए, तो मतलब इसका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। नेक्स्ट है हमारी एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। ठीक है, एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व जो है C5, इसमें क्या है, ओकेशनली कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व जॉइंट, जो हमारी फिफ्थ सर्वाइकल स्पाइनल नर्व है वो फ्रेनिक नर्व को क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। लेट ब्रांचेस फ्रॉम नर्व टू द सबक्लेवियन मसल्स। ठीक है, नेक्स्ट बिकॉज द टोपोग्राफी ऑफ फ्रेनिक नर्व व्हेन इंसिजन और डायफ्राम इज रिक्वायर्ड टू एक्सपोज ऑर्गन इन प्लूरा, मतलब अगर हमें टोपोग्राफी की जाती है फ्रेनिक नर्व की, तो हम क्या करते हैं, डायफ्राम का इंसिजन करते हैं, ताकि जो उसके जो ऑर्गन्स हैं प्लूरा और पेरिटोनियम कैविटी में जो ऑर्गन्स है वो हमें एक्सपोज हो सके, दिखाई दे सके। रेडियल इंसेक्शन फ्रॉम द हिटियास टू द पोस्टीरियर चेस्ट वॉल या पैरासिफॉइड रीजन, जिसमें हम रेडियल इंसिजन का यूज करते हैं, कहाँ से, हियटस से लेकर पोस्टीरियर चेस्ट वॉल तक करेंगे, नहीं तो पैरासिफॉइड रीजन से करेंगे, नहीं तो सर्विलिनर इंसिजन करेंगे, अबाउट 2 सेंटीमीटर का एक इंसिजन करेंगे ऑन। ठीक है, ड्रामेटिक अटैचमेंट टू द रिब्स will result in least impairment of diaphragmatic function को शो करेगा। अब ये हमारा क्या है, डायफ्राम का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे हमें डायफ्राम में ओपनिंग दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है कार्सिनोमा ऑफ डायफ्राम, मतलब डायफ्राम में कैंसर का होना। तो ऑल्दो डायफ्रामिक ट्यूमर कैन बी प्राइमरी, जो डायफ्रामिक ट्यूमर्स होते हैं प्राइमरी भी हो सकती है, सेकेंडरी भी होती है। मेजॉरिटी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर आर आइदर ड्यू टू, और मेजॉरिटी किसकी होती है, मैलिग्नेंट ट्यूमर की होते हैं, ये किसकी वजह से, डायरेक्ट एक्सटेंशन, मतलब डायरेक्ट एक्सटेंशन की वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर होने के चांसेस यहाँ पे ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर प्राइमरी ट्यूमर की बात करते हैं, प्राइमरी ट्यूमर में भी बीइंग या मैलिग्नेंट, जो प्राइमरी ट्यूमर या तो बीइंग हो जाएंगी, मतलब इनलार्ज हो जाएंगी, नहीं तो मैलिग्नेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। बट ऑल सेकेंडरी ट्यूमर्स आर मैलिग्नेंट, लेकिन जो सेकेंडरी ट्यूमर्स होंगी सारी मैलिग्नेंट्स होंगी। ठीक है, मतलब कैंसरस सेल होंगी। ठीक है, जिसमें क्या है, न्यूरोफिब्रोमस, लिपोमस, एंजियोफिब्रोमस एंड मेसोथेलियल सिस्टर्स इसमें कॉमन होंगे। अब बात करते हैं अप्लाइड एनाटॉमी की, जिसमें क्या है हमारे लोकल एक्सिजन। जो लोकल एक्सिजन है बिंग ट्यूमर की, जो लोकल है, जो बिंग है मतलब इनलार्जमेंट है ट्यूमर की, इसमें लोकल एक्सिजन होगी। एंड वाइड रिसेक्शन ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होगी उनकी वाइड रिसेक्शन किया जाएगा। लेटर पोजीशन ऑफ डायफ्राम इज एक्सपोज टू द पोस्टीरियर लेटरल थैलेकोटॉमी। थैलेकोटॉमी से हम क्या कर सकते हैं, डायफ्राम को एक्सपोज कर सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर आर रिमूव अलोंग 3 सेंटीमीटर मार्जिन, जब भी हम मैलिग्नेंट ट्यूमर को रिमूव करेंगे तो कम से कम 3 सेंटीमीटर का हम मार्जिन लेंगे। ठीक है, अभी देखो ये ट्यूमर्स है जो डायफ्राम में प्रेजेंट है। अब बात करते हैं डायफ्रामिक हर्निया। तो डायफ्रामिक हर्निया कॉन्जेनाइटल भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है, मतलब कॉन्जेनाइटल जन्मजात होता है, जो एक्वायर्ड वो बाद में होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉन्जेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो ये क्या है, पोस्ट ईरोलेटरल हो सकता है, सब पोस्टो स्टर्नल हो सकता है। ये क्या है, अनकॉमन है, डिफेक्ट इन एंटीरियर डायफ्राम, जिसमें क्या है, जो डिफेक्ट होगा वो एंटीरियर डायफ्राम में होगा। जस्ट द
जस्ट द लेटरल ऑफ सिफॉइड प्रोसेस के लेटर साइड में। और ये क्या है, एसिम्प्टोमेटिक, इसमें कोई भी सिम्टम शो नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट इसोफिगल हिएटल हर्निया, जिसमें ये रेयरली कॉन्जेनाइटल, ये बहुत ही रेयर जमजात बीमारी होती है, मोस्टली ये बाद में ही होती है। अब पोस्ट्रोलेटरल हार्निया, जो क्या है, डिफेक्ट इन पोस्टीरियर डायफ्राम, इसमें क्या जो डायफ्राम होगा उसकी पोस्टीरियर पार्ट में डिफेक्ट हो जाएगा ऑन द 10th या 11th रिब्स के आसपास। मोर कॉमन ऑन हाफ ऑन द लेफ्ट, मोस्टली ये लेफ्ट साइड में ही होता है। प्रेजेंट विथ एब्डोमिनल कंटेंट, और ये एब्डोमिनल कंटेंट के साथ ही प्रेजेंट होगा। इसमें हाइपोक्सिया या रेस्पिरेटरी फेलियर एट बर्थ की चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एक्वायर्ड डायफ्रामेटिक हार्निया, तो इसमें क्या है, स्लाइडिंग ए टाइप 1 हिएटल हर्निया होगा, जिसमें क्या है, लैक्सिटी ऑफ फ्रेनो-इसोफेजियल मेम्ब्रेन होगी विच अलो गैस्ट्रो-इसोफेजियल जंक्शन टू स्लाइड इनटू थोरैक्स, मतलब जो गैस्ट्रो-इसोफेजियल जंक्शन को है वो अलाउ करेगी वो थोरैक्स की तरफ चले जाए, मतलब रिफ्लेक्सेशन हो सके। अभी पैरा इसोफेजियल टाइप सेकंड हिएटल, जिसमें क्या है, स्टमक हेरिनेटेड, मतलब जो स्टमक है वहां पे हर्निया हो जाएगा इन द थोरैक्स अलोंगसाइड थोरैक्स की साइड में क्या हो जाएगा, हार्निया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मिक्स या टाइप थर्ड, जिसमें क्या है, दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट होगी। तो ये देखो ये डायफ्रामेटिक हार्निया है। तो इसमें देखो अगर हम फर्स्ट की बात करें तो ये इसोफेगस एरिया की तरफ हार्निया, मतलब जो हमारा हार्निया है वो क्या है, हमारे स्टमक एरिया के वो एरिया के साथ साथ है, और जो हमारा सेकंड वाला है वो हमारे स्टमक के साथ साथ वो थोरैसिक एरिया में चला गया। जो थर्ड है उसमें क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सर्जिकल मैनेजमेंट, तो इसके लिए किस किस केस में हम कर सकते हैं, यंग पेशेंट विद सीवियर रिकरेंट कॉम्प्लिकेशन, कोई यंग पेशेंट है जिसको सीवियर या तुरंत कोई कॉम्प्लिकेशन है जीआरडी रिगार्डिंग, तो उस केस में हम कर सकते हैं। कांट अफोर्ड लाइफ लॉन्ग पीपीएल ट्रीटमेंट, कोई पीपीआई ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उस केस में कर सकते हैं। प्रेफर अवॉइड टेकिंग मेडिकेशन, लंबे समय से जो मेडिकेशन दी जा रही है उसको अवॉइड करने के लिए हम कर सकते हैं। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन किसी को हो तो कर सकते हैं। पैरा इसोफिगल हर्निया है तो भी उस केस में हम सर्जरी कर सकते हैं। टाइप ऑफ सर्जरी कौन कौन सी हम सर्जरी करते हैं, इसमें निसल फंडोप्लिकेशन कर सकते हैं जो 360 डिग्री पे किया जाएगा, बेल्सिस फंडोप्लिकेशन कर सकते हैं जो 270 डिग्री पे किया, और हिल रिपेयरिंग कर सकते हैं। समझ में आ गया?